जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन का ज्योग्राफी का क्लास दूसरा होगा। इसके पहले हम एक क्लास में जो है भारत के सामान्य परिचय का प्रथम जो है जैसे क्षेत्रफल और अक्षांशीय विस्तार के बारे में विशेष चर्चा किए हैं। जो भी आप पिछले वीडियो नहीं देखे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ से पिछले वीडियो देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी ज्योग्राफी घटना चक्र ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट में सेव रहेगा, वहाँ से आप जो है ये देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला पॉइंट क्या है, आज जो हम चलेंगे भारत एवं कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत एवं कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कहते किसे हैं, और ये सारे चीज़ भी हम मैप पे भी दिखाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रथम पॉइंट क्या है। कहता है कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। देखिए, विषुवत रेखा, मान लीजिए कि यह पृथ्वी है। विषुवत रेखा क्या 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और इससे जो है 23.5 डिग्री अगर हम उत्तर जाएंगे, उत्तरी अक्षांश क्या होता था? नॉर्थ साइड उत्तरी अक्षांश और साउथ साइड जो है दक्षिणी अक्षांश होता था। अगर हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जाएंगे तो इसी को क्या कहते हैं? इस रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री अगर हम साउथ में जाएंगे इसको मकर रेखा कहते हैं। इस चीज़ को दोनों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ठीक है। आगे चलते हैं। पॉइंट कहता है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें से पहला गुजरात है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस मिजोरम और त्रिपुरा। इस सब को हम क्या करेंगे? मैप से भी जानेंगे। अब देखिए, बहुत सारे क्या होता है, ट्रिक भी होता है, जैसे मित्र पर गमछा झार, तो वैसे याद नहीं करना है, मैप में देखना है कि सीरियली वाइज हमको याद रहना चाहिए। ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम उस साइड में। देखिए, अब चलिए मैप पे देखते हैं इसको क्या है। ठीक है। ये देखिए, यही आपका कर्क रेखा है। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है? आपका कर्क रेखा है। ठीक है। अब देखेंगे आप कि पहले जो है कर्क रेखा कहाँ गुजरती है? गुजरात में। पहले कहाँ गुजरती है? गुजरात में। फिर देखेंगे कि राजस्थान को हल्का सा टच करता है, तो राजस्थान भी चल गया। फिर मध्य प्रदेश, फिर जो है छत्तीसगढ़। देखिए, ये वाला जो है, ये पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़। और ये पार्ट जो आपका ऐसे करके झारखंड का है। और फिर पश्चिम बंगाल, फिर देखिए त्रिपुरा और मिजोरम उस साइड का है। तो शायद आपको याद हो गया होगा, तो बोलेंगे साथ में कि 8 राज्य से जो कर्क रेखा गुजरती है, पहला कौन सा है? गुजरात है। दूसरा कौन सा है? राजस्थान है। तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा जो है आपका क्या है? पश्चिम बंगाल, और 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। ठीक है। यहाँ चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। आगे पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, अगला पॉइंट है, कहता है कि सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होती है? बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या होती है? बढ़ती है। चलिए, अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जितना भी ISPCS में पूछा गया है वो सारे को हम डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, इतना चीज़ समझ गए होंगे कि कितने राज्य से गुजरती है, अक्षांश रेखा कहते किसे हैं, ये सारे कुछ समझ में आ गया। अब चलिए इस पे क्वेश्चन देखिए, धराधर बनेगा आपसे। देखिए, कहता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है?
तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से। कौन कौन? तो पहला था कौन सा? गुजरात, फिर कौन था? गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद कौन था? पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल के बाद उधर 2 गो था, कौन कौन? एक त्रिपुरा था और एक मिजोरम था। इसका मतलब देख लेते हैं कौन सा कहता है कि कौन कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। देखेंगे उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो यहाँ देखिए बिहार है, तो बिहार से तो नहीं गुजरती है लेकिन झारखंड से गुजरती है। तो इसको मारेंगे, राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। ये क्वेश्चन जो है 2000 के पहले पूछा गया था, इसीलिए से बिहार भी दिया है ऑप्शन में। देखिए 1990 का है यूपीपीसीएस का, इसीलिए इस ऑप्शन में बिहार भी है। उस समय बिहार झारखंड एक था, तो अब क्या हो जाएगा? झारखंड से। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर कुछ व्याख्या है। देखिए कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्प में कोई सही नहीं था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा देखिए किससे होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, यानी कि इन सभी से गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, कौन सा वो 8 राज्य का नाम बता देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा किससे गुजरती है? बिहार से तो नहीं गुजरती है, जम्मू कश्मीर तो बहुत ऊपर चल गया, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर, तो झारखंड से है कि होकर गुजरती है कि नहीं? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गांधीनगर हो जाएगा, कर्क रेखा के निकटतम। इन सब शहरों में जो है गांधीनगर सबसे निकटतम है, क्योंकि गांधीनगर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर है, और अगरतला जो है 23 डिग्री, देखिए 23 डिग्री 13 मिनट है ये नॉर्थ, ये है 23 डिग्री 50 मिनट, तो काफ़ी थोड़ा सा ये हो जाएगा, 23.5 ही आना चाहिए था ना। तो इसका जो उज्जैन जो है ये है 23 डिग्री 09 नॉर्थ, तो सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा कर्क रेखा का? तो गांधीनगर ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सब डिग्री है, देखते हैं कि अक्षांश या विस्तार कहाँ पे है इसका। गांधीनगर का 2350 उत्तरी में है, और अगरतला का जो है 2350, गांधीनगर का 2313, जबलपुर का जो है 2311, और उज्जैन का जो है क्या है? उज्जैन का 2309 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको देखना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए कहते हैं कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो इन नगरों में यानी कि दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, जोधपुर में सबसे निकट जो है कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, फिर इसका देखिए वही डिटेल दिया, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश 2 लगभग बराबर भागों में भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है? तो 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी कि उत्तरी अक्षांश। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या है, यहाँ देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दिया, ये तो नहीं होगा, ये 33 है, ये भी नहीं होगा। देखते हैं अगले ऑप्शन क्या है।
तो अगला ऑप्शन देखेंगे आप कि डी नंबर आपका ऑप्शन जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही आपका सही होगा। यहाँ देखेंगे कहता है कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप देखेंगे कि झारखंड तो कर्क रेखा पर ही स्थित है, और मिजोरम भी कर्क रेखा पर स्थित है, और त्रिपुरा भी कर्क रेखा पर स्थित है, लेकिन मणिपुर जो है ये ऊपर में है, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर में कौन सा है? मणिपुर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि जून माह में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो जून माह में जो है दिल्ली में जो है अधिकतम गर्मी होती है। आपका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अभी हम बताए थे कि सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होती है? बढ़ने लगती है, और 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होती है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या होता है? बढ़ने लगती है। इस स्थिति में दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि क्या होगी? अधिकतम होगी। दिन की अवधि क्या होगी? अधिकतम होगी। यही पूछ रहा है ना कि जून माह में निम्नलिखित में से कहाँ की दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिल्ली में जो है दिन की अधिकतम अवधि होगी। ठीक है, और गर्मी भी सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से होकर सबसे निकटतम है? तो इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा जबलपुर हो जाएगा। ये देखिए अहमदाबाद है, उज्जैन है, वाराणसी है, लेकिन इसमें जो है सबसे नज़दीक जो होगा वो जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो है वही फिर डिग्री दिया हुआ है, किस डिग्री पर, कितना डिग्री पर वो जो शहर अवस्थित है। तो आप देखना चाहते हैं एक बार देख लेंगे कि जबलपुर जो है 23 डिग्री 11 मिनट पर स्थित है, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, उज्जैन जो है 23 डिग्री 9 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट। तो सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए अब जो है यहाँ तक आपका क्या होगा? कर्क रेखा सारा समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं मानक समय रेखा पर। मानक समय रेखा पर चलिए अब चलते हैं हम लोग मानक समय रेखा पर, मानक समय पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, पहले जो है इसका हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि पहला पॉइंट है कि किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के, देशांतर मतलब क्या? ये वाला रेखा जो होता था ये देशांतर होता था, और अक्षांश वाला रेखा क्या होता था? ऊपर नीचे ये समानांतर होता था अक्षांश रेखा, लेकिन देशांतर रेखा समानांतर नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है कि मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय के पूरे देश का समय मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी देश है उसका जो मध्य का देशांतर होगा ना, मध्य का देशांतर रेखा, तो उसी को क्या करते हैं हम? उस देश का जो है समय मान लेते हैं, समय रेखा मान लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST ये कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। कितना? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर इलाहाबाद अब यह प्रयागराज यानी कि नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मध्याह्न रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अक्षांश नहीं बोलना है, देशांतर से गुजरती है। ठीक है, और यह कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद, यानी कि अब तो उसको इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कहता है कि भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्याह्न यानी कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम से क्या है?
कि 5.5 घंटा क्या है आगे है। जैसे विश्व के ग्लोब में देखेंगे आप कि बीच का जो रेखा होता है उसी को क्या कहते हैं ग्रीनविच मध्य, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर से होता है। अगर पूरब की ओर हम बढ़ते हैं तो क्या होता है समय प्लस में होता है, और अगर पश्चिम की ओर जुड़ते हैं तो समय क्या होता है निगेटिव में होता है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो है ग्रीनविच से तो भारत की स्थिति क्या पूरब में है ना, इसीलिए से पूरब में है, 82.5 डिग्री पर है। इसका मतलब है कि 5.5 घंटा प्लस में है, यानी कि ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा क्या है इधर आगे समय है। ठीक है, अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है वो देखते हैं कितने डिग्री से गुजरती है। तो हम बता दें कि 82.5 डिग्री से गुजरती है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये देखिए देशांतर नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम देखते हैं कि वो कितने राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा तो आप देखेंगे कि इलाहाबाद के नैनी से तो गुजरती है। तो अब देखिए कितने राज्य से होकर गुजरती है, यही तो है आपका क्या भारतीय मानक समय रेखा, यही ना है ये वाला रेखा जो दिख रहा है आपको। ठीक है, यही तो क्या है आपका भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रथम बार ये उत्तर प्रदेश से निकलता है, फिर जो है देखिए हल्का मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, यानी कि मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, यूपी हो गया, एमपी हो गया, फिर देखिए झारखंड को टच कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद वो आंध्र प्रदेश करता है। तो कितने राज्य हो गया उत्तर प्रदेश एक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा क्या आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, झारखंड टच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे कहता कर्क रेखा, तो कर्क रेखा क्या होता था 23.5 डिग्री ऐसे निकलता था, ऐसे निकलता था ना। तो देखेंगे कितना कर्क रेखा हो गया कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 8 राज्य से जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है, और 5 राज्य से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए अब अगला पॉइंट लेते हैं, देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कहता है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। अभी हम सारे को मैप में भी दिखा दिए। अब चलते हैं, कहते हैं कि प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री देशांतर तक 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है। कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के बराबर भागों में विभाजित करती है। कहता है कि सभी देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी को क्या करती है बराबर भागों में विभाजित करती है। इसीलिए इन सभी को महान वृत्त ग्रेट सर्कल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है ग्रीनविच यह प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर कहते हैं। जैसे देखिए ये पूर्व में हो गया तो उसको पूर्वी देशांतर कहते हैं, और 180 डिग्री अगर पश्चिम में हो गया तो इसको पश्चिमी देशांतर भी कहा जाता है। एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी को क्या कहते हैं पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कहता है कि 24 घंटे का मतलब कितना मिनट 440 मिनट 300, यानी कि 440 मिनट में जो है पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 360 डिग्री। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। चूँकि देखिए जब 1440 मिनट घूमने में 360 डिग्री का कोण घूमती है, तो कहता है कि 360 डिग्री घूमने में कितना 360 डिग्री घूमने में कितना लगता है 1440 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा तो 1440 बटे 360 करेंगे कि नहीं। जब 360 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 4 मिनट हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। ठीक है, तो इसको क्या है
कि 14 देखिए है ना, यही 4 मिनट हो जाता लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। क्या होता है? 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है। अब सूर्य पूर्व में उदित होती है एवं पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे होता है। यानी कि ये जैसे पृथ्वी है, जीएमटी 0 डिग्री पर है, अगर पूर्व की ओर जाते हैं तो ये आगे होता है और पश्चिम की ओर जाते हैं तो वो पीछे होता है। ठीक है, आगे चले देखते हैं। कहता है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटा की अवधि लगती है। ठीक है, 0 डिग्री से अगर हम जाएंगे पूर्व, जैसे ये 0 डिग्री है, यहाँ तक तो आपका 180 है, 180 तो टोटल 360 है, तो यहाँ तक जाने में जो है क्या होता है, कितने घंटा समय लगता है? 12 घंटा का समय लगती है। एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटा क्या होता है? आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर जो है ग्रीनविच समय से 12 घंटा क्या होता है? पीछे का समय मिलता है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट कहता है कि 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। क्या होता है? दिन रात का अंतर पाया जाता है। चलिए, भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। कहता है कि भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को जो छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा है, उसी को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए, यहाँ तक आशा करते हैं कि मानक समय में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछा गया है ISPCS में, सारे को हम क्या करेंगे? कवर करवाएंगे। चलिए देखिएगा, जो भी समझे होंगे ध्यान से इसको, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। कहता है कि जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक साथ सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवधि जिस पर याम्योत्तर है वह कितना डिग्री का होगा? तो ये जो है 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसकी हम व्याख्या चलते हैं। कहता है कि जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटा के अंतराल पर यह उसके याम्योत्तर के बीच जो है, देखिए एक मिनट में 15 डिग्री, तो देखिए 6 घंटे का रहता है। 15 गुना 6 कितना होगा? 15 6 की 90, यानी कि 90 का अंतराल होगा, 90 डिग्री का अंतराल होगा। और भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री याम्योत्तर है, अर्थात 90 डिग्री अब प्लस कितना होगा? 82.5 डिग्री, तो कितना आगे हो जाएगा? यानी कि 172 डिग्री पूर्व होगा कि नहीं? 172 72, ये 172 30 मिनट भी कह सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। कहता है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने डिग्री का अंतराल होता है? कितने घंटे का अंतराल होता है? तो इसमें जो है 2 घंटे का अंतराल होता है। 2 घंटे का अंतराल होता है, क्योंकि गुजरात का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 4 मिनट से, और वहाँ पे चल जाता है कितना? 97.25 चल जाता है पूर्वी छोर। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर कह रहा है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, देखिए क्या होता है। इसके चलते हैं, याद रखेंगे कि दोनों छोर का बीच का अंतर कितना होता है? 2 घंटे का होता है। देखिए गुजरात के देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिमी एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतर
97 डिग्री 30 मिनट माइनस क्या होगा 68 डिग्री 4 मिनट, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 29 डिग्री 26 मिनट, और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसीलिए 29 डिग्री 26 मिनट गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 118 मिनट का अंतर हो जाएगा, जो कि लगभग 2 घंटा के बराबर। चूँकि 2 घंटा बराबर कितना 120 मिनट, तो 2 घंटा के बराबर है, इसीलिए राइट आंसर कौन सा हो जाता था 2 घंटा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और कहता है कि उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन को चूज करना है। कहता है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखा के बीच है। जबलपुर के देशांतर रेखा जो है वो कह रहा है कि इंदौर व भोपाल के बीच है। देखिए जबलपुर का देशांतर रेखा जो है वो होता है 79 डिग्री 79 डिग्री 95 मिनट ईस्ट है। ठीक है, जबकि इंदौर का होता है कितना 76 डिग्री ईस्ट, वो भोपाल का कितना होता है 77 डिग्री ईस्ट। यानी कि देखिए ये तो पूरा पश्चिमी में हो गया है ना, तो ये क्या होगा दोनों के बीच अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब कथन एक क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांश के बीच है, बिल्कुल सही है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण है, बिल्कुल सही, यानी कि 2 और 3 सही है। तो देखेंगे 2 और 3 कौन सा ऑप्शन में है, 2 और 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए इसका जो है थोड़ा सा ये अक्षांश से विस्तार देखना पड़ेगा, लेटीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसीलिए जो है आप लोग इसको खुद से कर लेंगे, हम इसका सारे का आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सारे पॉज करके आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे तो ही मार पाइएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हमेशा रह जाएगा इसमें। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है। कौन सा शहर रीवा जो है IST के निकटतम है। ठीक है, ये जो है 81 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है रीवा। ठीक है, जबकि सागर जो है ये 78 डिग्री 50 मिनट पर है, और उज्जैन जो है आपका ये जो है 75 डिग्री 43 मिनट पर है, और होशंगाबाद जो है 77 डिग्री 45 मिनट पर है। इसका मतलब है सबसे नज़दीक कौन सा होगा रीवा, 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट के सबसे करीब कौन सा होगा रीवा, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय कितना हुआ होगा। तो शिलोंग का स्थानीय समय 10:38 पूर्वाह्न हुआ होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी देखते हैं व्याख्या। कहता है कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री होता है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 9.5 डिग्री देशांतर। 9.5 डिग्री देशांतर, चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का समय लगता है, तो 9.5 डिग्री पे कितना होगा तो 38 मिनट का होगा कि नहीं। इसीलिए जब वहाँ 10 बजा है तो मेघालय में कितना बजेगा 10:38 होगा कि नहीं, यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर रेखा पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। स्थानीय समय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2:30 ऑप्शन बी, यानी कि PM में, यानी 14:30। अब देखेंगे इसका व्याख्या। कहता है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारत मानक समय के बीच का अंतर कितना है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत का मानक समय कितना है 82.5, दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 37.5 डिग्री, यानी 37 डिग्री 30 मिनट। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है, तो 37 गुना कितना 4 करेंगे तो 150 मिनट का समय लगेगा। 150 मिनट का मतलब कितना 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा का समय लगेगा, यानी कि 12 + 2.3 यानी क्या हो जाएगा 14, 14.5, यानी कि 2:30 PM में इसका विकल्प सही हो जाएगा बी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। भारत समय के यमोत्तर नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? तो आप देखेंगे कि किससे किससे होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, और आपका मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और आपका छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, और आपका उड़ीसा से होकर गुजरती है, और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो देखेंगे किससे नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। क्या महाराष्ट्र से गुजरती है? नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है इसका व्याख्या कि भारत मानक समय के यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी यह नहीं गुजरती है, झारखंड से भी यह नहीं गुजरती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि झारखंड नज़दीक में है, तो कभी कभी ऑप्शन में वो भी दे सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो अभी इलाहाबाद यहाँ पे है, लेकिन अब इसका नाम प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। कहता है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री होगा, यहाँ 82.5 डिग्री इलाहाबाद अब प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सा कहलाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी के समीप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहता है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT में कितना अंतर है? तो पूरब में भारत जो है स्थित है, इसलिए क्या होगा? 5.5 घंटा प्लस होगा, यानी कि 5.5 घंटा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा प्लस में। ठीक है, जबकि पूर्वी देशांतर रहे तो प्लस, पश्चिमी रहे तो माइनस। तो भारत जो है किधर स्थित है? ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, इसलिए यहाँ क्या होगा? प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य 5.5 घंटा का अंतर आता है, अतः विकल्प बी सही होगा, वही है। क्वेश्चन नंबर 13 है। कहता है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होती है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? तो गुजरात में कितने बजे होगा? उसके 2 घंटा बाद होगा, चूँकि दोनों का समय का अंतर कितना होता है? 2 घंटे का, तो उसके 2 घंटा बाद होगा, यानी कि 5-2 कितना? 7 बजे होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप पर जो है बंगलुरु स्थित है, बंगलुरु स्थित है। चूँकि बंगलुरु जो है ये भी क्या है आपका 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से लेके 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व के बीच स्थित है। और दिल्ली का जो देशांतरीय विस्तार है वो 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 20 मिनट पूर्व है। तो दोनों लगभग क्या है? बराबर है, इसीलिए से पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बंगलुरु। तो आज जो है आपका यहाँ पे कर्क रेखा और मानक समय ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे दूरस्थ बिंदु के बारे में जानकारी लेंगे, और उसके बाद जो है सीमावर्ती देश के बारे में। तो आप लोग निरंतर चैनल पर बने रहें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।